गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रभा स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो प्रीवियस ईयर प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि KVS, NVS, DSSS, इनसे जुड़े जो प्रश्न उत्तर हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक जो है हमने 1200 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने डिस्कस कर लिया है जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज 13 नंबर क्लास है और आज जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ कंप्लीट किए थे और उससे भी पहले हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं जो विभिन्न प्रकार के काल विभाजन और नामकरण हुए हैं उनसे जुड़े जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर हमने 7000 प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं हिंदी साहित्य के, जो कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने सभी कालों के डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। महात्मा गांधी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी की जीवनी जो है महात्मा गांधी, इसके लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, रामचंद्र वर्मा। याद रखिएगा, रामचंद्र वर्मा ने लिखा है महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन माने गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार जो हैं कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, श्रीराम शर्मा। याद रखिएगा, श्रीराम शर्मा जो हैं ये शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार माने जाते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और यहाँ से जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रसखान। याद रखिएगा, रसखान ने लिखा है इस प्रसिद्ध पंक्ति को। और इसमें किस प्रकार के छंद का प्रयोग है? तो इसमें जो है सवैया, याद रखिएगा, सवैया छंद का प्रयोग है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। तरिणी के ही संग तरल तरंग में तरुणी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग है? तरिणी के ही संग तरल में तरिणी डूबी थी हमारी ताल में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, यमक। याद रखिएगा, इसमें जो है यमक अलंकार का प्रयोग है। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके भारतीय काव्यशास्त्र से जुड़ा प्रश्न है। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, कुंतक। याद रखिएगा, कुंतक ने जो है ये प्रसिद्ध परिभाषा दी है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT में। इनमें से आचार्य मर्मट की रचना कौन सी मानी गई है? तो इनमें से जो है आचार्य मर्मट की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर D, काव्य प्रकाश। याद रखिएगा, काव्य प्रकाश जो है ये आचार्य मर्मट ने लिखा है। बाकी नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये है भरत मुनि। याद रखिएगा, भरत मुनि। व्यक्ति विवेक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महिम भट्ट। याद रखिएगा, महिम भट्ट इसके लेखक हैं। और काव्यालंकार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भामह। याद रखिएगा, भामह। तो यहाँ से जो है हमने एक ही प्रश्न में और 4 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने डिस्कस कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS PGT में। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, भामह। याद रखिएगा, भामह जो है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इन्होंने लिखा है काव्यालंकार। याद रखिएगा, काव्यालंकार नामक प्रसिद्ध रचना लिखी है इन्होंने।
कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली जो है इनमें से कौन सी मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली जो है कौन सी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। ठीक है, रखिएगा, खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली मानी जाती है। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT में। हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो बांगरू बोली जो है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, रखिएगा, पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश जो है इससे बांगरू बोली की विकसित हुई है। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांगरू का दूसरा नाम क्या है? तो वो है हरियाणी। ठीक है, रखिएगा, हरियाणी जो है ये बांगरू का दूसरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT में। किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? तो किस रचना में जो है कुटनियों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रत्नावली। ठीक है, रखिएगा, रत्नावली जो है इसमें कुटनियों का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस महाकाव्य को जो है विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नैषधीय चरितम। ठीक है, रखिएगा, नैषधीय चरितम जो है इसको विद्वानों के लिए औषधि मानी गई है। और इसके लेखक हैं श्रीहर्ष। ठीक है, रखिएगा, ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि नैषधीय चरितम के लेखक कौन हैं? तो वो हैं श्रीहर्ष। इसके अलावा किराता जोड़नियम के लेखक कौन है? तो वो है भारवी। ठीक है, रखिएगा, भारवी। शिशुपाल बद्धम के लेखक कौन है? तो ये हैं माघ कवि। ठीक है, रखिएगा, माघ कवि। और रघुवंशम के लेखक कौन है? तो ये हैं कालिदास। ठीक है, रखिएगा, कालिदास। तो यहाँ से जो है कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। कला परिच्छेद के रचनाकार का नाम क्या है? कला परिच्छेद। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दंडी। ठीक है, रखिएगा, दंडी ने लिखा है कला परिच्छेद। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है ये प्रसिद्ध पंक्ति कही है। और जहाँ पे ये शब्द आ जाता है चित्तवृत्ति, तो आपको जो है याद रह जाएगा कि ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आप इस शब्द को याद कर लीजिए, चित्तवृत्ति को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS PGT में। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इनको हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है। और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1929 में। ठीक है, रखिएगा, 1929 में लिखा था। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम नामकरण करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो है ग्रियर्सन। ठीक है, रखिएगा, ग्रियर्सन जो है इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में नामकरण करने का प्रयास किया था। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये प्रकाशित हुई थी 1888 में। ठीक है, रखिएगा, 1888 में प्रकाशित हुई थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था PGT में। इनमें से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो इनमें से वो कौन सा विषय है जो कि सिद्ध साहित्य के विषय में सत्य नहीं कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिद्ध साहित्य में जो है
संधा भाषा, ठीक याद रखिएगा, संधा या संध्या भाषा में वो रचनाएं लिखते थे। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बाकी सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ये बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और सिद्ध साहित्य की रचना जो है चर्यापदों तथा दोहों में हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु सिद्ध साहित्य का प्रणयन जो है पिंगल भाषा में हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मच्छिंद्र नाथ। याद रखिएगा, मच्छिंद्र नाथ ने लिखा है। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से जो है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भरतेश्वर बाहुबली रास। याद रखिएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास जो है ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना मानी जाती है और इसके लेखक का नाम है शालिभद्र सूरी। याद रखिएगा, शालिभद्र सूरी जो है ये इसके लेखक का नाम है। कई बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम माना जाता है? तो चारण साहित्य जो है किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रासो साहित्य। याद रखिएगा, ये जो है रासो साहित्य के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT में, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकाल को जो है सिद्ध सामंत युग किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांस्कृतायन। याद रखिएगा, राहुल सांस्कृतायन ने जो है इसको सिद्ध सामंत काल कहा था। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा था। याद रखिएगा, वीरगाथा काल नाम दिया था आदिकाल को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको संधि एवं चारण काल नाम दिया था। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है इसको चारण काल नाम दिया था। तो यहाँ से जो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया था? तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया KVS PGT में, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध कौन सी साहित्य नहीं मानी जाती? तो आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में जो है कौन सी उपलब्ध साहित्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिख साहित्य। याद रखिएगा, सिख साहित्य जो है ये आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, ये आपके भक्ति काल, याद रखिएगा, भक्ति काल में ये उपलब्ध है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी जैन, सिद्ध, नाथ और रासो ये जो है प्रमुख आदिकालीन हिंदी काव्यधारा के साहित्य माने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं माना जाता है? तो इनमें से जो है कौन एक अष्टछाप का कवि नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी हरिदास। याद रखिएगा, स्वामी हरिदास जो हैं ये अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी कुंभन दास, परमानंद दास, छित्र स्वामी, सूरदास ये जो है प्रमुख अष्टछाप कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर में, भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत क्या है? तो जो भ्रमर गीत काव्य है इसका मूल स्रोत क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। याद रखिएगा, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद जो है ये भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत माना गया है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSS PGT में, रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो रामचरितमानस में जो है किस संवाद का संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम सीता संवाद। याद रखिएगा, रामचरितमानस में जो है कहीं भी राम सीता संवाद का उल्लेख नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी शिव पार्वती संवाद ये बिल्कुल सही है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद ये बिल्कुल सही है, और काकभूषुंडी गरुड़ संवाद ये भी बिल्कुल सही है। परंतु राम सीता संवाद जो है ये कहीं पर उपलब्ध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, केशव कही ना जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो केशव कही ना जाय का कहिए, इस पंक्ति रचनाकार कौन है? तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
तुलसीदास, ठीक याद किया, तुलसीदास ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में, गंग कवि का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? तो जो गंग कवि हैं इनका जन्म स्थान कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इटावा, ठीक याद किया। इटावा जो है ये गंग कवि का जन्म स्थान माना जाता है। ये प्रश्न आपका आया था PGT में, PGT टीचर हिंदी पेपर, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए कि तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हनुमान बाहुक, ठीक याद किया। हनुमान बाहुक जो है इसमें तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ माना गया है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT में, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? तो साधना की ये जो 4 अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, ये किससे संबंधित है, या किस साहित्य से या किस साधना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूफी साधना से, ठीक याद किया। ये जो है सूफी साधना से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, इनमें से कौन से कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण किया गया है या सही तरह से कहा गया है जन्म काल को कवियों का? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रहीम, घनानंद, रसलीन और ठाकुर, ठीक याद रखिएगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले आते हैं रहीमदास, फिर आते हैं घनानंद, फिर आते हैं रसलीन और फिर आते हैं ठाकुर। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में, घनानंद ऋतिकाव्य की किस धारा के कवि माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो घनानंद कवि जो हैं इनको ऋतिकाव्य के किस धारा के अंतर्गत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रीति मुक्त, ठीक याद रखिएगा। ये जो है घनानंद, ये रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि रीति मुक्त के प्रवर्तक कौन है? तो वो हैं घनानंद, ठीक याद रखिएगा, घनानंद। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है घनानंद को क्या कहा है या क्या उपाधि दी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका साक्षात रसमूर्ति, ठीक याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि किसको जो है साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? तो वो है घनानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य केशव दास, ठीक याद रखिएगा। आचार्य केशव दास ने जो है लिखा है जहांगीर जस चंद्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, ऋतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऋतिकाल को जो है अलंकृत काल नाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिश्रबंधु, ठीक याद रखिएगा। मिश्रबंधुओं ने जो है ऋतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था। बाकी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है इनको श्रृंगार काल नाम दिया था, ठीक याद रखिएगा। ऋतिकाल को जो है श्रृंगार काल नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतिकाल को उत्तर मध्य काल कहा था, ठीक याद रखिएगा, उत्तर मध्य काल कहा था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको जो है कला काल कहा था, ठीक याद रखिएगा, कला काल। और रमाशंकर शुक्ल रसाल, ठीक याद रखिएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है ऋतिकाल को काव्य कला मानते थे, ठीक याद रखिएगा, काव्य कला युग मानते थे ऋतिकाल को, रसाल। तो यहाँ से जो है कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? तो किस कवि को जो है, किस कवि की रचनाओं में जो है छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडेय, याद रखिएगा, मुकुटधर पांडेय। तो उसको आप नोट कर लीजिए, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार प्रश्न आया है परीक्षा में। तो नवजागरण का अग्रदूत जो है ये किस लेखक को कहा जाता है हिंदी साहित्य में? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। याद किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी को तुलसी की कला, ये प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला, ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है ये किसके नाम पर हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, रखिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना जो है संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो साकेत जो है साकेत महाकाव्य, इसकी जो कथा है ये मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण और उर्मिला की। याद रखिएगा, लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास पर आधारित है साकेत महाकाव्य, और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जो है इसके लेखक माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान माना जाता है या किस तत्व का योगदान माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और मार्क्सवादी प्रभाव, ये तीन जो हैं प्रमुख प्रगतिवाद के जन्म का विकास या योगदान माना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। तो आपके ए, बी और सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कवि त्रिलोचन जो है इनका पूरा नाम या वास्तविक नाम क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव सिंह। याद रखिएगा, त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद ने। याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और ये प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। याद रखिएगा, ये जो है 1936 में हुई थी। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। तो तीन प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था एनवीएस पीजीटी में। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन से नहीं माने जाते हैं? तो इनमें से कौन से कवि जो हैं प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। याद रखिएगा, अज्ञेय जो है ये प्रगतिवाद कवि नहीं माने जाते हैं। बाकी नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध, ये जो हैं प्रमुख प्रगतिवाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नागार्जुन को जो है बाबा भी कहा जाता है। ठीक याद रखिएगा, इनको जो है हिंदी साहित्य में बाबा भी कहा जाता है। तो नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध जो हैं ये आपके सही उत्तर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में निराला का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो निराला की निम्नलिखित कविताओं में से जो है कौन सी लंबी कविता नहीं मानी जाती? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भिक्षुक। ख्याल किया, भिक्षुक जो है ये निराला जी की कविताओं में से लंबी कविता नहीं मानी जाती। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ये तीन जो है प्रमुख निराला जी की लंबी कविता मानी जाती है। तो कई बार जो है इनसे जुड़े प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। इनमें से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ियों पर धूप। याद किया, सीढ़ियों पर धूप जो है ये अज्ञेय ने नहीं लिखा है, ये लिखा है रघुवीर सहाय ने। याद किया, रघुवीर सहाय ने लिखा है सीढ़ियों पर धूप। बाकी हरी घास पर क्षण भर, अरी जो करुणा प्रभा में और आंगन के पार द्वार, ये जो है प्रमुख अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सा कवि जो है तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रघुवीर सहाय। याद रखिएगा, रघुवीर सहाय जो है ये तार सप्तक में शामिल नहीं है। बाकी भात भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, अज्ञेय, ये जो है प्रमुख तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1943। याद रखिएगा, 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है DSSB में। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जगदीश गुप्त को जो है 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत भारती सम्मान। याद रखिएगा, जगदीश गुप्त को 1997 में भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया था। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नरेश मेहता को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण रचना कर्म। याद रखिएगा, संपूर्ण रचना कर्म के लिए नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS PGT में। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं माने जाते? तो इनमें से जो है किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कविता के नए प्रतिमान। याद रखिएगा, कविता के नए प्रतिमान के लेखक जो हैं ये रामविलास शर्मा नहीं है, इसके वास्तविक लेखक हैं नामवर सिंह। याद रखिएगा, डॉक्टर नामवर सिंह जो हैं ये कविता के नए प्रतिमान के वास्तविक लेखक माने गए हैं। बाकी भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद और भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये तीन जो हैं प्रमुख रामविलास शर्मा की रचनाएं मानी गई हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था PGT में, PGT टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंशाअल्लाह खान। याद रखिएगा, इंशाअल्लाह खान ने लिखा है रानी केतकी की कहानी। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? तो इनमें से वो कौन से रचनाकार हैं जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी महादेवी वर्मा को जो है यामा, याद रखिएगा, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा, याद रखिएगा, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एवं रामधारी सिंह दिनकर, इनको जो है कुरुक्षेत्र, याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र के लिए इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बाकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये प्रश्न आपका है एनवीएस पीजीटी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सन 1800। याद रखिएगा, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। ये हुई थी कलकत्ता में। याद रखिएगा, कलकत्ता शहर में हुई थी। और इसके संस्थापक या इसको किसने स्थापना किया था? तो ये किया था गिलक्राइस्ट ने। याद रखिएगा, गिलक्राइस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो 3 प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? तो इनमें से वो कौन सा पुस्तक है जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नया साहित्य। याद रखिएगा, नया साहित्य जो है इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। बाकी अशोक के फूल, कबीर और कुटच, ये 3 जो हैं प्रमुख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया है केवीएस पीजीटी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस भाषा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी भारतीय भाषाओं के लिए। याद रखिएगा, सभी भारतीय भाषाओं के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? चाक। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेय पुष्पा। याद रखिएगा, मैत्रेय पुष्पा इसकी लेखिका, चाक उपन्यास की लेखिका मानी जाती है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चाक उपन्यास जो है ये किस साहित्य रूप या किस साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास। याद रखिएगा, उपन्यास के अंतर्गत आती है चाक। ये प्रश्न आपका आया था एनवीएस पीजीटी में। कफन कहानी में घिसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो जो कफन कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, इस कहानी में जो घिसू और माधव हैं वो कफन के पैसों से क्या करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त दोनों काम करते हैं, यानी सभी कर्म करते हैं। जैसे कि पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, और इनमें से कोई काम नहीं करते हैं। तो ना कफन खरीदते हैं ना कोई और चीज़ खरीदते हैं, बल्कि पूड़ियाँ खरीदते हैं खाने के लिए और बोतल भर शराब पीते हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है मुंशी प्रेमचंद जी की कफन कहानी। और मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं, उनके पात्रों से जुड़े प्रश्न कई बार पूछा जाता है। जैसे घिसू, माधव, बुधिया, इसके अलावा ठाकुर का कुआं में जो प्रसिद्ध पात्रों के नाम हैं, नमक का दारोगा। तो ये जितने भी कहानियाँ हैं तो पात्रों के नाम जो है कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये सूरदास है, एक अंधा पात्र है। याद रखिएगा, सूरदास जो है ये एक अंधा पात्र माना गया है। तो ये जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रंगभूमि। याद रखिएगा, रंगभूमि का प्रसिद्ध पात्र है सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। आवारा मसीहा की उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। तो जो आवारा मसीहा है ये किस उपन्यासकार की जीवनी पर संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शरद चंद्र। याद रखिएगा, शरद चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB में। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है निबंध। याद रखिएगा, निबंध के अंतर्गत आती है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB पीजीटी में। यहाँ पे सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जो है
रचनाओं के नाम हैं और सूची 2 में लेखकों के नाम। तो पहला आता है दिव्या, ठीक है रखिएगा, दिव्या। तो दिव्या जो है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है यशपाल ने, ठीक है रखिएगा, यशपाल ने लिखा है दिव्या। उसके बाद आता है तमस। तमस के लेखक कौन है? तो ये लिखा है भीष्म साहनी ने, ठीक है रखिएगा, भीष्म साहनी लिखा है। इसके बाद आता है मेला आंचल, बहुत ही प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। तो इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने, ठीक है रखिएगा, फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है मेला आंचल। और इसके बाद आता है बलचनमा। तो इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है नागार्जुन ने, ठीक है रखिएगा, नागार्जुन ने लिखा है बलचनमा। इसके अलावा इन्होंने लिखा है रतिनाथ की चाची, ठीक है रखिएगा, नागार्जुन ने लिखा है रतिनाथ की चाची और वरुण के बेटे, ठीक है रखिएगा, वरुण के बेटे भी इन्होंने लिखा है नागार्जुन ने। कई बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि रतिनाथ की चाची जो है इसके लेखक कौन है? तो नागार्जुन या फिर वरुण के बेटे, इसके लेखक का नाम क्या है? तो वो है नागार्जुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। इनमें से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन से नहीं है? तो इनमें से जो है कौन एक मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन, ठीक है रखिए। सुदर्शन जो है ये एक मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं माने जाते हैं। बाकी इलाचन जोशी, अज्ञेय और जैनेन्द्र कुमार, ये 3 जो हैं प्रमुख मनोविश्लेषणवादी लेखक माने जाते हैं। तो ये नाम आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है एक मनोविश्लेषणवादी कथाकार है या इनमें से कौन जो है एक मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। तो आप तीनों नाम आप नोट कर लीजिए, इलाचन जोशी, अज्ञेय और जैनेन्द्र कुमार, ये 3 जो हैं प्रमुख मनोविश्लेषणवादी कथाकार माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? तो किस प्रकार के निबंधों में जो है समास शैली का प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विचारात्मक, ठीक है रखिएगा, विचारात्मक निबंधों में जो है समास शैली का प्रयोग होता है। तो उसको आप नोट कर लीजिए, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है विद्यानिवास मिश्र की कौन सी कृति नहीं मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रस आँख टेक, ठीक है रखिएगा, रस आँख टेक जो है इसके लेखक विद्यानिवास मिश्र नहीं है। और इसके वास्तविक लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो इसके जो वास्तविक लेखक हैं वो हैं कुबेर नाथ राय, ठीक है रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो कुबेर नाथ राय जो हैं ये रस आकटेक के कवि माने जाते हैं। इसके अलावा तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और सीरीज़ की याद आ रही है, ये जो है विद्यानिवास मिश्र की रचनाएं मानी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT में। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये पंक्ति जो है किस निबंध से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धा भक्ति, ठीक है रखिए, श्रद्धा भक्ति से ली गई है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रद्धा भक्ति जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है निबंध, ठीक है रखिए, ये जो है निबंध के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने, ठीक है रखिए, राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है मेघदूत को काव्य का खड़ी बोली में इसका अनुवाद किया था। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन है? तो हिंदी का जो प्रथम पत्र है उदंत मार्तंड, इसके संपादक कौन माने गए हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाबू युगल किशोर शुक्ल। याद रखिएगा, बाबू जुगल किशोर शुक्ल जो है ये उदयन मार्तंड के संपादक माने जाते हैं और ये प्रकाशित हुई थी 1826 में। याद रखिएगा, ये जो पत्र है उदयन मार्तंड ये 1826 में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुई थी। तो जो बंगदूत है ये कब प्रकाशित हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1829। याद रखिएगा, 1829 में जो है बंगदूत प्रकाशित हुई थी। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में, भोलाराम का जीव व्यंग के लेखक कौन है। भोलाराम का जीव, इसके लेखक कौन माने गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिशंकर परसाई। याद रखिएगा, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने जो है व्यंग और हास्य प्रधान रचनाएं लिखे हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। इसके अलावा और भी बहुत सारे रचनाएं जो उन्होंने व्यंग पर आधारित रचनाएं लिखी हैं। तो भोलाराम का जीव जो है इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, हम पढ़ चुके हैं कि भामह जो हैं ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इन्होंने काव्य अलंकार लिखा है। परंतु इसके अलावा और भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, जैसे कि रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, इसके अलावा रीति, औचित्य, ये जो हैं ये भी प्रमुख संप्रदाय हैं। तो इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो पहला आता है रस संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है भरत मुनि। याद रखिए, भरत मुनि जो है इसके प्रवर्तक माने गए हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। इसके अलावा रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वामन। याद रखिए, वामन इसके प्रवर्तक माने जाते हैं रीति संप्रदाय के। इसके बाद आता है ध्वनि संप्रदाय। तो ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं आनंदवर्धन। याद रखिए, आनंदवर्धन जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके अलावा आता है औचित्य संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं क्षेमेंद्र। याद रखिएगा, क्षेमेंद्र। तो इस प्रकार से जो है कई प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। तो हम पार्ट वाइज जो है इसको कंप्लीट कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं, जैसे KVS, NVS, TGT, PGT, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पार्ट वाइज हम इसको कंप्लीट करेंगे और बहुत जल्द जो है हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।